हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी में। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे इकोनॉमिक्स के टॉप 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिसका पार्ट 10 होगा। इससे पहले हम लोगों ने ऑलरेडी 9 पार्ट तक कंप्लीट कर चुका है। अगर आपने नहीं देखा तो लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का तात्पर्य है वह अर्थव्यवस्था जिसमें, तो बताइए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। मिश्रित अर्थव्यवस्था का तात्पर्य होता है कि प्राइवेट सेक्टर के साथ पब्लिक सेक्टर का सह-अस्तित्व होना। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। भारत में निर्धारता के स्तर आकलन किया जाता है। भारत में निर्धारता के स्तर आकलन जो होता है वो किसके द्वारा किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी से, यानी कि परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। क्लियर। थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि कुटीर ज्योति योजना संबंधित है। जो कुटीर ज्योति योजना ये किससे संबंधित है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी फ्रेंड्स ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को विद्युत सुविधाएं उपलब्ध कराने से। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाता है। यहाँ से क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है फ्रेंड्स कि कुटीर ज्योति योजना जो है इसको स्टार्ट कब किया गया था। तो ये स्टार्ट किया गया था 1988 से 89 में, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, 88 से 89 में। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है कि राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर गरीबी का अनुमान लगाने के लिए योजना आयोग किसके सूत्र का प्रयोग करता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या होगा। राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर गरीबी का अनुमान लगाने हेतु योजना आयोग किसके सूत्र का प्रयोग करता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट आंसर है। ठीक है फ्रेंड्स, डीटी लकड़वाला। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, जिसको यूएनडीपी के नाम से भी जानते हैं, कि मानव विकास रिपोर्ट की तर्ज पर भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी की गई थी। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अप्रैल 2002 में। आपको बता दो फ्रेंड्स कि मानव विकास सूचकांक सबसे पहले किसने विकसित किया था। पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक ने विकसित किया था, और प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने इसके विकास में इनका जो कि मुख्य सहायक थे। ठीक है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी कि यूएनडीपी जो है पहली बार 1990 में जो कि प्रयोग में लाया था, ये जो कि फ्रेंड्स कह सकते हैं मानव विकास रिपोर्ट को। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स भारत से संबंधित, जैसे कि योजना आयोग द्वारा अप्रैल 2002 में पहली राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट जारी की गई थी, और इस रिपोर्ट में मानव विकास सूचकांक, मानव निर्धारता सूचकांक और समानता सूचकांक को आधार बनाया गया था। तो ये तीनों पॉइंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है। भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी बेरोजगारी सर्वाधिक पाई जाती है। भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी सर्वाधिक बेरोजगारी जो कि पाई जाती है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि दोनों, मौसमी बेरोजगारी के साथ साथ अदृश्य बेरोजगारी। अदृश्य बेरोजगारी यानी कि प्रच्छन्न बेरोजगारी होता है। ठीक है, प्रच्छन्न बेरोजगारी, तो इसके बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे। प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या होता है ऑलरेडी मैंने आपको कई बार बताया भी है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या, यूएनडीपी की मानव विकास रिपोर्ट में भारत को किस श्रेणी में रखा गया है। यूएनडीपी का जो फ्रेंड्स मानव विकास रिपोर्ट है, इसमें भारत को किस श्रेणी में रखा जाता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मध्यम मानव विकास श्रेणी। ऑप्शन बी राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या है, एशियन ड्रामा किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है। ये सब जो क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे जो भी मैंने क्वेश्चन जो कि कलेक्ट करके रखा है वो कहीं ना कहीं पेपर में पूछा जा चुका है, तो इन सभी को आप अच्छे से याद रखिएगा। एशियन ड्रामा जो प्रसिद्ध पुस्तक है वो गुरनार्ड मिल्टन की। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, इंडिया इज फॉर सेल नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है, बताइए। इंडिया इज फॉर सेल नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। ये सभी बुक जो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, और इसका राइट आंसर होगा चित्रा सुब्रमण्यम। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया। अगला पॉइंट ये कह रहा है कि फ्री ट्रेड टुडे पुस्तक के लेखक कौन है। फ्री ट्रेड टुडे पुस्तक के लेखक हैं, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि जगदीश भगवती। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। ये जो पुस्तक है फ्रेंड्स सबसे पहले 2002 में पब्लिश हुई थी, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट जो कि कई बार पेपर में रिपीट हो चुका है, प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक कौन है, बताइए। प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक कौन है।
राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि वीएस मिन्हास, जिन्होंने फ्रेंड्स इस पुस्तक को सबसे पहला, ये जो पुस्तक लॉन्च हुआ था 1974 1974 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए क्या कह रहा है कि भूमिगत जल के सिंचाई हेतु उपयोग को संभव बनाने हेतु सर्वाधिक उपयोग निम्न में से किसका किया जाता है? क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि लघु सिंचाई परियोजना। मैं आपको बता दूं कि लघु सिंचाई परियोजना ऐसी परियोजनाएं होती है फ्रेंड्स, ऐसी सभी सिंचाई योजनाएं जिनकी क्षमता 2000 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि है, उन्हें लघु सिंचाई परियोजना की श्रेणी में रखा जाता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या कह रहा है कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने किसे आधुनिक भारत के मंदिर की उपमा प्रदान की थी? आधुनिक भारत के मंदिर की उपमा प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने किसके दी थी? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि विशालकाय नदी घाटी परियोजनाओं को इन्होंने ये बात कही थी। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर है। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसको कहा जाता है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि डॉक्टर मनमोहन सिंह। ठीक है फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि जो प्रधानमंत्री थे नरसिम्हा राव, ठीक है, नरसिम्हा राव की कांग्रेस सरकार में जो मनमोहन सिंह थे ये वित्त मंत्री थे। वित्त मंत्री के तौर पर काम करते हुए इन्होंने फ्रेंड्स न केवल भारतीय अर्थव्यवस्था को उभारा था बल्कि उदारीकरण की राह प्रशस्त की और भारतीय बाजार को खोल दिया था। इन्हीं सभी कारणों की वजह से इनको कहा जाता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, याद रखेंगे। अगला पॉइंट देखिए क्या दिया गया, निम्नलिखित में से किसके द्वारा भ्रष्टाचार से लड़ाई के लिए नागरिकों की मार्गदर्शिका निकाली गई है? यहां पे क्वेश्चन में क्या पूछा है, किसके द्वारा भ्रष्टाचार से लड़ाई के लिए नागरिकों की मार्गदर्शिका के लिए निकाली गई थी? तो ऑप्शन सी यहां पे करेक्ट आंसर होगा यानी कि केंद्रीय सतर्कता आयोग। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं थोड़ी जानकारी केंद्रीय सतर्कता आयोग के बारे में। तो देखिए केंद्रीय सतर्कता आयोग का जो गठन किया गया था 1964 में किया गया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, याद रखेंगे। ये पूछा सकता है कि किसकी सिफारिश पे की गई थी? तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना संथानम समिति के द्वारा की गई थी, उनके सिफारिश पे की गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, जिससे भ्रष्टाचार रोकने के लिए संबंधित सुझाव देने के लिए। क्लियर? तो इन दोनों पॉइंट्स को आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या है, निम्न में से कौन सा मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं है? मानव विकास सूचकांक में इनमें से कौन शामिल नहीं है वो आपको बताना है। क्या होगा राइट आंसर? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि सामाजिक असमानता। सामाजिक असमानता को मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं किया जाता है, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया, कृषि में बेरोजगारी का स्वरूप देखने को मिलता है। जो कृषि में किस टाइप के बेरोजगारी के स्वरूप को देखने को मिलता है? क्या होगा राइट आंसर? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी फिर सभी। संरचनात्मक बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी, घर्षणात्मक बेरोजगारी, इन तीनों को इसके अंतर्गत देखने को मिलता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ऑल दिस। देखिए आप बात करते हैं 18 नंबर क्वेश्चन, अंत्योदय कार्यक्रम के संदर्भ में विचार करें। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया गया है कि अंत्योदय कार्यक्रम के संदर्भ में विचार करें, यानी फर्स्ट वन और सेकंड को आपको पढ़ना है और उसके बाद बताना है कि करेक्ट आंसर क्या होगा, कौन सा कथन सही है। तो चलिए एक एक करके पढ़ते हैं, उसके बाद देखते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। पहला पॉइंट में कह रहा है कि अंत्योदय कार्यक्रम की शुरुआत दिसंबर 2000 में की गई थी। क्या ये पॉइंट सही है? जी नहीं फ्रेंड्स, ये पॉइंट गलत है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि अंत्योदय कार्यक्रम जो स्टार्ट किया गया था, ये स्टार्ट किया गया था फ्रेंड्स, जो कि आपको याद होना चाहिए 1977 से 78 में। ठीक है, सबसे पहले अंत्योदय कार्यक्रम की जो सर्वप्रथम स्टार्ट की थी वो राजस्थान में शुरू की गई थी, वहाँ के तत्कालिक जो मुख्यमंत्री थे भैरव सिंह शेखावत के द्वारा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अंत्योदय अन्य जो योजना थी उसको स्टार्ट किया गया था दिसंबर 2000 में। तो आपको कन्फ्यूज़ नहीं करना, यहाँ पे अन्न के बारे में कहीं भी बात नहीं किया गया, तो इस वजह से ये पॉइंट गलत है। ठीक है, यहाँ पे होना चाहिए था 77 से 78। क्लियर? तो ये पॉइंट तो गलत है। सेकंड पॉइंट में कोई दिक्कत नहीं, अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य जो था गरीबों में सबसे अधिक गरीब की मदद करना, ये पॉइंट करेक्ट है। तो यानी फ्रेंड्स कह सकते हैं कि यहाँ पे फर्स्ट गलत था, सेकंड सही, इसलिए केवल और केवल 2 को टिक करेंगे, ऑप्शंस भी राइट होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या है, भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित एवं प्रकाशित करता है। कौन करता है ये आपको बताना है। भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित और प्रकाशित कौन करता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी फ्रेंड्स NSSO। अब बात करते हैं कि NSSO है क्या। तो नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस इसका फुल फॉर्म होता है, जिसकी स्थापना 1950 में की गई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में पड़ता है। ये दोनों पॉइंट्स याद रखेंगे। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया, भारतीय अर्थव्यवस्था में संबंधित पद कारपेट का पूरा नाम क्या है। जो कारपेट है इसका फुल फॉर्म क्या है, मैंने एक बार ऑलरेडी आपको बताया भी था, तो अगर आपको याद होगा तो डेफिनेटली कर ही सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, कारपेट का पूर्ण रूप होता है काउंसिल फॉर एडवांसमेंट ऑफ पीपल एक्शन एंड रूरल टेक्नोलॉजी। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि कारपेट का कार्य क्या होता है। तो कारपेट का कार्य होता है ग्रामीण क्षेत्रों में जो कि कार्य प्रणाली से, ठीक है, यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्थायी विकास योजनाओं के कार्यान्वयन में स्वयं सेवी क्षेत्र के संगठन से ये संबंधित होता है, सहयोग करता है, तो याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और देखिए 21 क्या कह रहा है, निम्नलिखित का मिलान करें, यानी कि फिर संगठन और इसके हेडक्वार्टर यहाँ पे दिए गए हैं, कौन किसके साथ सही तरीके से मैच करेगा, मैच करते हैं। ठीक है, तो देखिए अगर मैच करना हो तो सबसे पहले आप कोशिश कर लीजिए। तो चलिए एक एक करके मैच करते हैं। सिंपल से अगर देखें तो फिर सार्क का जो कि मुख्यालय कहाँ पे पड़ता है, काठमांडू में। तो 4 का सी पे कहाँ मैच कर रहा है, देखिए 4 का यहाँ पे डी मैच किया गया। अगर यहाँ पे देखें तो 4 का बी मैच कर रहा है, और यहाँ पे अगर ऑप्शन सी में देखें तो 4 का ए, और ऑप्शन डी में देखें तो 4 का सी। सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन जो कि 4 का सी मैच कर रहा है, इसलिए कह सकते हैं कि ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। अब बात करते हैं बाकी ऑप्शंस के बारे में। तो देखिए फर्स्ट का यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, IMF कहाँ पे, IMF का जो कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है इसका कहाँ पे, तो वाशिंगटन DC में। ठीक है, यानी कि फर्स्ट का बी मैच कर रहा है, क्लियर। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जिसकी मुख्यालय जेनेवा में है, ये भी करेक्ट होता है। तो कह सकते हैं कि यहाँ पे बाकी सब बिल्कुल सही तरीके से मैच कर रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी को टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 22, किसी अर्थव्यवस्था को उस स्थिति में संतुलित कहा जाता है जब। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अभिप्रेत निवेश अभिप्रेत बचत के बराबर हो। अब यहाँ पे बात करते हैं कि अभिप्रेत है क्या। तो अभिप्रेत का मतलब होता है अभिलक्षित या फिर चाहा हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, चाहा हुआ निवेश चाहा हुआ बचत के बराबर हो तो उसको कहते हैं कि किसी अर्थव्यवस्था की संतुलित अवस्था। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कह रहा है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया महालनोबिस मॉडल किससे संबंधित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जो कि PC महालनोबिस मॉडल पर आधारित था, तो ये किससे संबंधित था, तो बड़े पैमाने पर उद्योग विकास। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड मैंने ऑलरेडी आपको वीडियो बना करके प्रोवाइड करा दिया। अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के नीचे लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित कथनों में से बेरोजगारी के प्रकार की पहचान करें, यानी कि यहाँ पे किस टाइप की बेरोजगारी की बात की जा रही है। पॉइंट 1 और पॉइंट 2 को पढ़ने के बाद आपको पता चलेगी। तो चलिए एक करके देखते हैं। पहला पॉइंट्स में कह रहा है कि जरूरत से ज़्यादा लोग कार्यरत हैं, ओके। सेकेंड पॉइंट कह रहा है कि यदि अतिरिक्त कार्यरत लोगों को हटा दिया जाता है तो उत्पादन में कोई गिरावट नहीं होती है। तो मैंने आपको बताया फ्रेंड्स कि प्रच्छन्न बेरोजगारी का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे 2 लोगों का काम होता है वो 2 लोग के जगह पे वहाँ पे 3 लोग एक्स्ट्रा मान के चलते हैं कि लगाए रहते हैं। अगर वो क्या करते हैं कि जो 2 लोग व्यक्ति हैं वो अपने पूरे सामर्थ्य के साथ काम नहीं करते हैं और इस वजह से तीसरे व्यक्ति को लगाया जाता है। अगर मैं इस तीसरे व्यक्ति को हटा भी देता हूँ तो वो 2 व्यक्ति अगर पूरे 100% अपना इफर्ट लगाकर काम करते हैं तो वो काम आसानी से कंप्लीट हो जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस टाइप के बेरोजगारी को कहते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। गिफन गुड्स शब्द किसको संदर्भित करता है। गिफन वस्तुएं जो होती हैं वो किसको संदर्भित करता है, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी फ्रेंड्स गिफन वस्तु का मतलब ये होता है कि वो उत्पाद की खपत, ठीक है, एक उत्पाद की खपत मूल्य में वृद्धि के साथ बढ़ती है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि गिफन वस्तु हम उसको कहते हैं जब उसकी कीमत बढ़ती है तो उसका जो कि खपत जो होता है वो भी बढ़ता है। इसलिए ऑप्शन नंबर हम बी को टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम लोगों ने 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को भी ऑन कर लीजिएगा। हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।